नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें आज के वीडियो में हम कल्प स्थान को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आखिरी चैप्टर बचा है, उसका 12वां अध्याय बचा है, दंती द्रवंती कल्प, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे हमारा कल्प स्थान पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको कल्प स्थान अच्छे से अभी तक समझ में आया है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपने पुराने जो यूनिवर्सिटी पेपर्स अगर आपके हों, आपके आए हों, ठीक है, उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछें। ठीक है, हम कैसा पढ़ाएं हैं, हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लगे, इसके बारे में रिव्यू ज़रूर दें, क्योंकि आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत कीमती है, हमें इम्प्रूवमेंट करने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मंगलाचरण करके गणेश जी को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर करें, सबका पढ़ाई में यूं ही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कल्प स्थान अध्याय 12, दंती द्रवंती कल्प। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं दंती और द्रवंती के पर्याय के बारे में। दंती के पर्याय क्या हैं? दंती, निकुंभ, उदुम्बर पर्णी और मुकूलक। ठीक है, इसी प्रकार द्रवंती के पर्याय क्या हैं? द्रवंती, न्यग्रोधी, चित्रा, मूषिकाहया। ठीक है, मूषिकाहया, ये जो हैं द्रवंती के पर्याय हैं। इसके अलावा द्रवंती के कुछ अन्य पर्याय भी मिलते हैं अन्य संहिताओं में, जैसे कि मूषिकपर्णी, उपचित्रा, शंबरी, प्रत्येक श्रेणी। यह आपको चरक संहिता सूत्र स्थान में भी आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये प्रत्येक श्रेणी है जो चरक संहिता सूत्र स्थान 4 में भी आपको ये मिला है, चरक सूत्र स्थान 2 में भी आपको मिला है। मूलिनी फलिनी द्रव्य में आता है ये प्रत्येक पुष्प और प्रत्येक श्रेणी। ठीक है, तो प्रत्येक श्रेणी, शुद्ध श्रेणी, ये जो हैं ये इसके पर्याय हो गए द्रवंती के। ठीक है, अब संग्रह कैसे करते हैं इनको? तो द रूट ऑफ दंती एंड द्रवंती थिक लाइक टस्क ऑफ एलिफेंट, श्याम वर्ण ऑफ दंती एंड ताम्र वर्ण ऑफ द्रवंती शुड बी कलेक्टेड। यानी दंती और द्रवंती दोनों की मूल काम में लेते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा मूल मोटी होनी चाहिए, जैसे कि हाथी दांत होता है, ठीक है, उतनी मोटी होनी चाहिए। और जो दंती की मूल होती है वो श्याम वर्ण की होती है और द्रवंती की ताम्र वर्ण की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कलेक्टेड रूट आर कोटेड विद मधु एंड पिप्पली चूर्ण, wrapped with kush and again coated with mud, then swadan is given. After swadan, roots are dried under sun so that विकाशी गुण get lost. ठीक है, जो ये दंती द्रवंती होती है बहुत तीक्ष्ण औषधियाँ होती हैं। ठीक है, उनमें व्यवहारी विकाशी गुण पाया जाता है। ठीक है, तो उसके जो विकाशी गुण है उसको कम करने की यहाँ पे विधि बताई गई है। सबसे पहले अपन ने जो रूट्स कलेक्ट किए हैं उन पे पिप्पली चूर्ण और मधु का लेप लगाना है। ठीक है, उससे लेप लगा दिए, एक लेयर बना दी उनकी। फिर उसके ऊपर कुशा यानी जो घास फूस है उसका एक लेप उसको पैक कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी लगा दी। ठीक है, अब भी उसको अग्नि पर पकाने लग गए। ठीक है, अग्नि पर उसका स्वेदन करने के बाद उसको निकाला। ठीक है, फिर उसको हटाए उसकी कवरिंग्स को और अंडर सन उसको ड्राई कर दिया। इस प्रकार उसके विकासी गुण का या फिर उसकी तीक्ष्णता का में कमी आती है, नष्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दंती द्रवंती के 48 योगों के बारे में। तो दही के साथ 3 योग, ठीक है, प्रियाल आदि द्रव्यों के साथ 5 योग, मांसरस के 3 योग, स्नेह के 3 योग, लेह के 6 योग, चूर्ण के 1 योग, इक्षु के 1 योग, मूंग व मांसरस के 3 योग, यवागु के 3 योग, उत्कारिका का 1 योग, मध्य का 1 योग, दंती क्वाथ तेल का 1 योग, चूर्ण का 1 योग, मोदक का 1 योग, आसव के 5 योग, सोवीरक का 1 योग, तुषोदक का 1 योग, सुरा का 1 योग, कंपिलक का 1 योग, घृत का 5 योग। इस प्रकार जो है मोदक का 1 योग। इस प्रकार टोटल 48 योगों का वर्णन है। यहाँ पे 48 काउंटिंग जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा दंती द्रवंती जो कल्प है वो तो कंप्लीट होता है, उसके बाद आगे कुछ डिटेल होंगी जो अपन को पढ़नी होंगी। तो यहाँ पे पर्याय हमने देख लिए दंती और द्रवंती के। निकुंभ, उदुम्बर पर्णी, मुकुलक दंती के पर्याय थे। द्रवंती के न्यग्रोधी, चित्रा और मूषिका हव्या, या इसके अलावा प्रत्येक श्रेणी, सुत श्रेणी, मूषिक पर्णी, ये जो आपको याद रह जाए इनमें वो
अच्छे हैं, अच्छी बात है। प्रत्यक्ष श्रेणी जरूर याद रखना, हम सूत्र स्थान में भी इसको पढ़ेंगे। अध्याय 2 और अध्याय माफ़ कीजिएगा अध्याय 1 और अध्याय 4 में भी आएगा। ठीक है। अब इसके संग्रह की हम बात करें तो इसकी हाथी दांत के समान मोटी जो है रूट्स कलेक्ट की जाती हैं। दंती की रूट होती है श्याम वर्ण की और द्रवंती की होती है ताम्र वर्ण की। ठीक है। अब इनके कलेक्शन के बाद इनके विकासी गुण या तीक्ष्ण गुण को कम करने के लिए या नष्ट करने के लिए जो है हम एक प्रोसीजर करते हैं। क्या करते हैं कि जो रूट्स कलेक्ट किए हैं उनके ऊपर मधु व पीली चूर्ण का लेप करते हैं, फिर उसके ऊपर कुशा बांध देते हैं या कुशा या घास फूस बांध देते हैं, फिर उसके बाद इसमें मिट्टी का लेप करते हैं। अब इन सब को करने के बाद इसका स्वेदन करते हैं, अग्नि पे पकाते हैं। ठीक है। स्वेदन होने के बाद इसको सुखा देते हैं सनलाइट में। ठीक है। इससे क्या होता है, इसका विकासी गुण नष्ट हो जाता है। फिर इसके 48 योगों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आगे हम बात करते हैं द नंबर ऑफ फॉर्मुलेशंस योगास आर नॉट फिक्स्ड, यानी जो यहाँ पे 600 वमन विरेचन योग दे रखे हैं ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है। बट कैन बी मेड इनन्यूमरेबल बेस्ड ऑन वंस इंटेलेक्ट, यानी जो वैद्य है वो युक्ति का प्रयोग करते हुए या अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए और भी अनेक योग बना सकता है। ये चरक ने 600 योग बताए हुए हैं, उसके अलावा भी और भी योग बन सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है। जैसे कि अपन ने 50 महाकषाय पढ़े थे तो वो 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा चरक का कहना है। ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है वैद्य की युक्ति और उसकी इंटेलिजेंस पे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं द पोटेंसी ऑफ ड्रग, कि जो औषध है उसका वीर्य है कैन बी मॉडिफाइड बाय वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, यानी संयोग, एलिमिनेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, विश्लेष एंड टाइमिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, काल। ठीक है। और द मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, यानी संस्कार। ठीक है। संयोग, विश्लेष, काल और संस्कार के आधार पर किसी भी औषध द्रव्य की जो वीर्य है उसको मॉडिफाई या परिवर्तित किया जा सकता है या बदला जा सकता है। अब योग के नामकरण के बारे में क्या कहना है इनका, कि जो योग का नामकरण है वो किस आधार पर होता है कि जो द्रव्यों का अपन ने संयोग बनाया, जो योग बनाया, उसमें जो प्रधान द्रव्य है उसके नाम पर योग का नामकरण होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक सीतोपलादी चूर्ण आप पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी सारे योग हैं, पर सीता जो है उसमें सबसे पहले आया है और सबसे प्रधान मात्रा में वो रहता है। ठीक है। इसलिए उस योग का नाम सीतोपलादी है। तालिशादी चूर्ण है तो तालिशादी में जो तालिश है वो सबसे पहले आता है और सबसे प्रधान द्रव्य वो है उसका। ठीक है। इसलिए तालिशादी चूर्ण नाम है। ऐसे ही जो यहाँ पे वमन विरेचन के जो विभिन्न योग बनेंगे उनमें जो सबसे पहला द्रव्य होगा या प्रधान द्रव्य होगा उसके नाम पर उस योग का नाम होगा। जैसे कि हरितक्यादि योग हो गया। ठीक है। त्रिफलादि योग, फलत्रिकादि योग, ऐसे करके जो है योगों के नाम होते हैं। ठीक है। अब आता है विरुद्ध वीर्य द्रव्यों का प्रयोग, कि प्रधान द्रव्य के कार्य में बाधा नहीं पहुंचाने वाले विरुद्ध वीर्य द्रव्यों का भी योगों में प्रयोग किया जाता है। जैसे एला हृदय होते हुए भी मदन फल के योग में प्रयुक्त होती है वमनार्थ। ठीक है। तुल्य वीर्य वाले द्रव्यों का प्रयोग करने से योग की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है। तो अब यहाँ पे वीर्य विरुद्ध द्रव्यों का प्रयोग क्यों करने को कहा गया है। कई बार क्या होता है कि ड्रग की पोटेंसी को थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ता है। जैसे किसी को अपन एकदम तीक्ष्ण द्रव्य नहीं दे सकते और एकदम जो है मृदु द्रव्य भी नहीं दे सकते हैं, तो उसमें ऐसा करते हैं कि वो ड्रग अगर बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है तो उसमें थोड़ा सा उसको विरुद्ध द्रव्य डाल देते हैं जिससे उसकी तीक्ष्णता थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे करके हम उसको यूजफुल रूप में बदल सकते हैं। ठीक है। इसी के अलावा किसी की पोटेंसी बढ़ानी हो तो सेम कार्य सेम वीर्य वाले तुल्य वीर्य वाले द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आंवल की स्वरस है और आमल की रसायन है। ठीक है। तो आमल की स्वरस में अगर हम मतलब एक तो आमल की चूर्ण है और एक आमल की रसायन है, तो एक आमल की चूर्ण सिंपल आंवले का चूर्ण है। ठीक है। और आमल की रसायन क्या होता है कि आंवले के चूर्ण में आंवला स्वरस की भावना देते हैं। तो उसमें अगर अपन पोटेंसी की बात करें तो आमल की रसायन जो है उसमें पोटेंसी अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा रिफाइन हो जाता है। ठीक है। उसमें स्वरस के गुण भी आ जाते हैं, इससे उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। मतलब एक तरह से मान लो कम स्थान में ज़्यादा अणु होते हैं एक तरह से उसमें, जिससे वो ज़्यादा काम कर पाता है इफेक्टिव रूप से। फिर संयोग आदि का महत्व, कि संयोग, विश्लेष, काल, संस्कार, युक्ति के कारण जो प्रभूत द्रव्य है जो मतलब ज़्यादा मात्रा में होने पर भी अल्प कार्य करने वाला हो जाता है
और अल्प द्रव्य बड़ा कार्य करने वाला हो जाता है। जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि अम्ल की रसायन जो है वो अम्ल की चूर्ण से कम मात्रा में देना पड़ता है। ठीक है, मतलब जैसे 3 ग्राम आपका जो 6 ग्राम अम्ल की वो चूर्ण काम करेगा, उतना काम आपका 2 ग्राम अम्ल की रसायन कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बताया ये डाटा। ठीक है, तो वो है बात यहाँ पे संयोग आदि का महत्व के बारे में। इस पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है 10 नंबर में। वहाँ पे क्या आया हुआ है क्वेश्चन कि आपको श्लोक दे दिया कि श्लोक को सिद्ध कीजिए। कल्पस्थान अध्याय 12 का 48 और 49 नंबर का श्लोक है। अल्पस्यापि महार्थत्वम प्रभुतस्याल्प कर्मताम कुर्यात संयोग विश्लेष काल संस्कार युक्ति भी। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप किस प्रकार से दे सकते हैं? आवश्यकतानुसार अल्प कार्य करने वाले द्रव्य को अधिक कार्य करने वाला तथा अधिक कार्य करने वाले द्रव्य को अल्प कार्य करने वाला बनाया जा सकता है। ठीक है, संयोग विश्लेष काल संस्कार और युक्ति का इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे सफ़ेद निशोत जो होती है, अपने श्यामा तिव्रत अपन ने जो पढ़ी थी, ठीक है, वो तो श्याम तिव्रत थी, काली निशोत थी। ऐसे एक निशोत का दूसरा भेद भी होता है सफ़ेद निशोत। ठीक है, तो सफ़ेद निशोत सामान्य रूप से विरेचन करने वाली होती है। यदि क्रूर क्रोष्ठी व्यक्ति को उसे खिलाया जाए तो उससे विरेचन नहीं होता है। लेकिन अगर इसी सफ़ेद निशोत में जो है सेहुंड के दूध या स्नूही क्षीर का संयोग कर दिया जाए तो उसका प्रयोग फिर किया जाए तो वो अधिक रूप में विरेचन करने वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्नूही है वो तीक्ष्ण विरेचक होता है। वो जो होता है सफ़ेद निशोत की जो काम करने की पोटेंसी होती है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसे ही वमन या विरेचन करने के लिए अनेक औषधियों के संयोग से योग बनाए जाते हैं। उनमें कुछ विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्य भी मिले होते हैं। इस प्रकार वे द्रव्य अधिक रूप में वमन विरेचन नहीं करते हैं। ठीक है, उस योग से वीर्य विरुद्ध द्रव्यों का विश्लेष कर दिया जाए तो यह योग भी अधिक रूप में वमन कराने वाला हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर काल की बात आती है कि पूर्ण रूप से भोजन करने पर वमन द्रव्य का प्रयोग करने से वमन अधिक रूप में होता है। ठीक है, मतलब अच्छे से पेट अगर भरा हो फिर वमन कराएं तो वो जल्दी और आसानी से होगा। ठीक है, और अधिक रूप में वमन होगा। यदि अल्प वमन कराने वाले द्रव्य को पूर्ण भोजन के बाद तत्काल बाद पिलाया जाए तो अधिक वमन होगा। इसी प्रकार साधारण समय में विरेचन का प्रयोग उत्तम कार्य करता है। ठीक है, शरद ऋतु में सामान्यतः विरेचक द्रव्य अधिक विरेचन करते हैं। क्यों? क्योंकि शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे में जो विरेचन द्रव्य हैं वो अधिक इफेक्टिवली या अधिक काम करने वाले होते हैं। अब बात करते हैं हम संस्कार की। तो वमन द्रव्य प्लस या विरेचन द्रव्य में समान वीर्य वाले द्रव्यों के स्वरस या क्वाथ आदि से संस्कार करने पे वो अधिक वामक और विरेचक हो जाते हैं। ठीक है, और वहीं विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्य मिलाते हैं तो अल्प कार्य करने वाले वामक और विरेचक द्रव्यों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार युक्ति पूर्वक इनका प्रयोग किया जा सकता है, इन गुणों का संस्कार किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं तो चरक मागधमान आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पीजी में पूछ लिया जाता है कि मागधमान का वर्णन कहाँ पे मिलता है। तो मागधमान का वर्णन मिलता है हमारे जो चरक कल्पस्थान अध्याय 12 है उसमें। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक दे रखी है। ध्वम 6 सर्ष 8 तंडुदा 2 यवांडिका 4 मास 3 शाकोक्षु प्रकुमा 2 प्रा 4 द्रोषु 2 गो। ठीक है, ये पावर मतलब इतने लेने, जैसे ध्वम 6 यानी 6 ध्वंशी बराबर 1 मरीची। ठीक है, मैं मरीची मतलब उसके ऊपर भी 6 तो 6 मरीची बराबर 1 रक्त सर्षप। फिर 8 है यहाँ सर्ष के ऊपर तो 8 रक्त सर्षप बराबर 1 तंडुल। फिर यहाँ पे 2 है तंडु वाले में तो 2 तंडुल बराबर 1 धान्यमाश। ठीक है, इसी प्रकार फिर यहाँ पे धान्यमाश के धा के ऊपर 2 है तो 2 धान्यमाश बराबर 1 यव। फिर यवांडिका पे 4 है मतलब 4 यव बराबर 1 अंडिका या 4 अंडिका बराबर 1 माशा। फिर माश के ऊपर 3 है तो मतलब 3 माशक बराबर 1 शाण। फिर शाकोक्षु प्रकुमा पे 2 चलता है तो कंटिन्यू यहाँ पे 3 माशक बराबर 1 शाण तक अपन ने देख लिया। फिर 2 शाण बराबर 1 कोल, 2 कोल बराबर 1 कर्ष। ठीक है, 2 कर्ष बराबर 1 शुक्ति या पलार्ध, 2 शुक्ति बराबर 1 पल, 2 पल बराबर 1 प्रसरत, 2 प्रसरत बराबर 1 कुड़व, 2 कुड़व बराबर 1 मानिका, 4 कुड़व। ठीक है, ऐसे करके इनके जो है पूरे मान आते हैं। 4 कुड़व बराबर 1 प्रस्थ, 4 प्रस्थ बराबर 1 अड़क, 4 अड़क बराबर 1 द्रोण, 2 द्रोण बराबर 1 शूर्प, 2 शूर्प बराबर 1 गोणी। इस प्रकार चरक का मागधमान है, ये आप याद रखिएगा। ट्रिक इंपॉर्टेंट है, ट्रिक याद हो जाएगी तो आप यूँ क्यों ये मान पूरा लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर हम आगे बात करते हैं स्नेह सिद्धि के सामान्य लक्षण। यहाँ पे स्नेह सिद्धि का वर्णन यहाँ पे चरक ने कल्पस्थान अध्याय 12 में किया है। ये 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ लिया जाता है यूजी में भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जल स्नेह औषधानाम तु प्रमाणम यत्त नेरितम तत्र स्याद औषधात स्नेह स्नेहात तोयम चतुर्गुणम। यानी जहाँ जल, स्नेह और औषध का प्रमाण ना बताया गया हो तो वहाँ औषध से चतुर्गुण स्नेह और स्नेह से चतुर्गुण जल काम में लेना चाहिए। यानी अगर आपने 1 भाग औषध लिया है तो 4 भाग स्नेह और 16 भाग जल काम में लेना है। 1:4:16 यहाँ पे काम में लेना है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना है, ठीक है। अब आगे आता है स्नेह पाक। 3 प्रकार का होता है, मृदु, मध्य और खर स्नेह पाक। मृदु स्नेह पाक क्या है, इसमें आप श्लोक याद कर लें इनके स्नेह पाक के तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा पर आप किताब में ज़रूर देखिएगा, उनके श्लोक याद हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो जब औषध कल्क या निर्यास के समान हो तो उसे मृदु पाक कहते हैं, गोंद के समान हो जाता है। प्रयोग स्थल नस्य, ठीक है। फिर जब औषध कल्क संयाव या हलवे के समान हो तो वो मध्य पाक कहलाता है। ये दरवी में चिपकता नहीं है, ठीक है। प्रयोग स्थल पान व बस्ती क्रिया। ऐसे ही खर जो पाक है वो क्या है, कल्क को हाथ में लेकर गोली बनाने पर या वर्ती बनाने पर वर्ती बन जाए, कल्क टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगे तो उसे खर पाक कहते हैं। इसको आप व्यंग में काम में लेते हैं इस तरह के पाक को, ठीक है। फिर आगे आता है मागधमान और कालिंगमान में मागधमान श्रेष्ठ होता है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्नेह पाक, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। श्लोक रेफरेंस जो है वो अगर याद कर लो इनके तो वो और भी अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर में कि जो वमन, इसमें मतलब एक चीज़ पूछी थी कि वमन विरेचन द्रव्यों के तीक्ष्ण होने में कारण बताइए, ठीक है। 4 लाइन का। वैसे ही वमन विरेच तीक्ष्ण, मध्यम और मृदु होने में कारण एक साथ 5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जा सकता है। तो यूं क्यों आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीक्ष्ण होने में कारण क्या है, जो द्रव्य जल, अग्नि, कीड़े मकोड़ों से नष्ट न हो, ठीक है, अच्छे देश काल में उत्पन्न हो, उसमें संपूर्ण गुण विद्यमान हो, ठीक है, थोड़ी मात्रा या अधिक मात्रा में प्रयुक्त या समान वीर्य वाले द्रव्य की जिसमें भावना दी गई हो। स्नेहन स्वेदन के बाद मनुष्यों में प्रयुक्त औषधि तीक्ष्ण वमन विरेचन करने वाली होती है। अभी आपने सारे फेवरेबल एनवायरनमेंट दे दिए, उसका कोई भाग नष्ट नहीं है, वो अपने जिस एनवायरनमेंट में वो पैदा होती है उसी एनवायरनमेंट में आपने उसे उगाया है, ठीक है। वो सभी रसादि पंचक से युक्त हो, ठीक है, थोड़ी मात्रा या अधिक मात्रा में प्रयुक्त हो, उसमें समान वीर्य वाले द्रव्यों की भावना दी गई हो, ठीक है, जो रोगी है उसको प्रॉपर रूप से स्नेहन स्वेदन कराया गया हो, तो वो जो औषधि है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगी, ऑब्वियस बात है ये। तो वो तीक्ष्ण वमन विरेचन करने वाली होगी, ठीक है। अब मध्यम कौन सी होगी कि कुछ मात्रा में जल, अग्नि, कीड़े मकोड़ों से जो है युक्त हो, ठीक है, देश काल समुचित ना हो, मतलब जो जनरली उगती है ऐसे हिमालय में है लेकिन अपन उसे राजस्थान के रेगिस्तान में उगा रहे हैं या मान लो साउथ की साइड उगा रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया, उसका उचित देश काल तो नहीं है, वो जनरली हिमालय की ऊंचाइयों पे पाई जाती है, तो वही बात है यहाँ पे। इसके अलावा पूर्ण गुण भी ना हो। अब चूंकि एनवायरनमेंट बदल गया, उसकी सॉइल बदल गई, उसका वाटर कंटेंट बदल गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली गुणों में अंतर होगा, थोड़े गुण कम होंगे उसमें, ठीक है, या थोड़ी पोटेंसी कम होगी। इसके अलावा मात्रा में भी पहले की अपेक्षा अगर कम लिया हो या फिर मनुष्य में स्नेह स्वेदन न किया गया हो या किया भी गया हो तो प्रॉपर रूप से न किया गया हो स्नेह स्वेदन, ऐसी दशा में जो है वो मध्यम कार्य करने वाले होते हैं वमन विरेचन द्रव्य, ठीक है। हाँ, मृदु क्या होगा, जस्ट जो तीक्ष्ण का उल्टा है कि मंद वीर्य वाली औषधि हो, रुक्ष व्यक्तियों में प्रयुक्त हो, मात्रा में हीन हो, असमान वीर्य वाले या विरुद्ध वीर्य वाले द्रव्यों से संयुक्त हो, ठीक है, मंद वेग से दोषों को बाहर निकालने वाली हो तो मृदु वमन विरेचक कही जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो है कल्प स्थान आज कंप्लीट होता है। अब इसमें जो जो क्वेश्चन आ सकते थे मैंने आपको सब बता दिए हैं, किताब आप ज़रूर पढ़ें, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे पूरा होता है। इस प्रकार हमने आज कल्प स्थान पूरी तरह समाप्त कर दिया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।